हेलो एवरीवन, माय क्यूट लिटिल फंक्शन फैमिली। हम अनटोल्ड स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वांगची अपने माता पिता और अपनी दादी का आशीर्वाद लेने के बाद सेना में शामिल हो गया। इस बीच सम्राट दूसरी तरफ सीमा के लिए रवाना हो गए। वांगची ने पहले अपने दोस्त नियो हुसैन को संदेश भेज दिया कि वो दोनों ओर से युद्ध चल 2 दिनों तक दोनों ओर से युद्ध चलता रहा। शाम के समय वांगजी उसे अपने पिता का एक पत्र मिला और वे अपने कमांडरों के साथ अगली रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। वांगजी अपने मन में सोचा, तो मेरा संदेश सही था। उसने अपने मित्र से कल ही संदेश मिला था कि वह कल तक उसके पिता के पास आ जाएगा। वांगजी ने अपने मन में सोचा, ये अच्छी बात है। इस तरह मैं पिताजी की सुरक्षा के प्रति निश्चित हो जाऊंगा। वहीं इस दौरान सम्राट की अनुपस्थिति में मंत्री विंग के साथ मिलकर राज्य के मामलों की देखभाल करते थे, जैसे राज्य का प्रबंधन करना, युद्ध के मैदान के संसाधनों को भेजना आदि। वहीं महारानी जलीलिया अपने प्रिय मित्र और अपनी बेटी के साथ जो अपनी बेटी के साथ जेल में है के कृत्यों को जानने के बाद भी वह विंग के साथ घुलन मिल नहीं हो पाई हैं। वो एक से अधिक बार अपने पोते पोतियों से मिलने गई, लेकिन वो ये लेकिन उन्होंने विंग से बात नहीं की। यह महारानी की गलती नहीं है। वह स्वार्थी और अहंकारी है। वह विंग के सामने झुक नहीं सकती। माफी मांगने की तो बात ही छोड़िए। 15 दिन हो गए, युद्ध अभी भी जारी है। इस अवधि के दौरान वांगजी ने महल को संदेश भेजकर उन्हें युद्ध स्थिति के बारे में बताया। बेन रूहान बहुत चिंतित था। उसने कहा, वो इस वक्त लाभप्रद स्थिति में है। हमें कुछ करने की जरूरत है। किंग युन झाओ ने भी कहा, हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। कि इधर विंग रॉयल पैलेस में विंग के कक्ष पर यूरी बिना किसी अनुमति के विंग के कक्ष में प्रवेश कर गई और उसने कहा, क्वीन, किंग का दूत आया है, लेकिन वह पहले ही मर चुका है। उसका घोड़ा अभी अभी उसका शरीर यहाँ लाया है। विंग थोड़ा हैरान हुआ। तभी यूरी ने कहा, वह पत्र महारानी के पास है, जो कि विंग को कुछ समय के लिए आराम कर रहा था। इसीलिए गार्डों ने यह पत्र महारानी को सौंप दिया। विंग उठकर महारानी की कक्ष की ओर चला गया। महारानी बहुत बड़े शॉक्ड में थी। उन्होंने विंग को पत्र दे दिया। विंग ने पत्र लिया और उसे पढ़ा। पत्र में कहा गया था कि वांगजी की तरफ से लड़ाई हार रहे हैं, क्योंकि दुश्मनों की संख्या उनके सैनिकों से अधिक है। इसमें आगे कहा गया था, जो कि नियो हुसैन सम्राट की तरफ पहुंच गया है, इसीलिए उन्हें इस दिशा में कोई समस्या नहीं होगी। इसमें यह भी कहा गया था कि युद्ध अधिकतम 1 दिन में या तो आत्मसमर्पण या मृत्यु के साथ समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो कम सैनिकों के साथ विरोध करने में सक्षम नहीं होंगे। मैडम जनेलिया ने नौकरानियों को आदेश दिया कि वो जहरीली शराब को तैयार करें। उसने कहा, एक बार महल के अंदर घुसने के बाद वो निश्चित रूप से अंधायुध हत्या करेंगे। वे लोग स्वभाव से क्रूर हैं और महिलाओं और बच्चों पर कोई दया नहीं दिखाते। वहीं बुशिया ने पत्र को बार बार पढ़ना जारी रखा। फिर उसने अपने आप में कहा, मुझे लगा इस पत्र में कुछ गड़बड़ और संदेहात्मक है। महारानी का आदेश पाकर सभी लोग एकत्रित हुए। महारानी ने सबको देखा और कहा, इस पत्र में कहा गया था कि हम अपना युद्ध खो रहे हैं। इनके द्वारा पकड़े जाने या अपनी गरिमा खोने से बेहतर है हम मृत्यु को स्वीकार कर लें। आप गुप्त सुरंग से बच्चों के साथ महल छोड़ सकते हैं, और मुझे पता है कि वांगजी ने अपने लोगों को आपकी सुरक्षा के लिए छोड़ दिया है, इसीलिए आप लोग जियांग साम्राज्य के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। फिर उन्होंने विंग की ओर देखा और कहा, यदि स्थिति उल्टी नहीं हुई तो वे वहीं रहेंगे और उन दोनों की रक्षा करें तथा उत्तराधिकारी को सुरक्षित करें, जो बाद में सब वापस ले लेंगे और मूल रूप से उनका है। भी विंग ने कहा, नहीं महारानी, मैं नहीं जा रहा हूँ और ना ही कोई यहाँ पर आत्महत्या करने वाला है।
क्योंकि यह पत्र किंग द्वारा नहीं लिखा गया है। तो मैडम ला ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो विभूषण? मुझे पता है वांगजी की लिखावट यह समय बर्बाद करने का नहीं है। यह समय है भावी उत्तराधिकारी को महत्वपूर्ण रूप से सुरक्षित करने का। तभी विंग ने कहा, हाँ, यह लिखावट जरूर वांगजी की है। जिसने भी इसे कॉपी किया है उसने बहुत अच्छा किया है। लेकिन उस व्यक्ति को यह नहीं पता कि वह हमेशा अदृश्यशाही से मेरे और अपने नाम के संयोजन को गुप्त हस्ताक्षर के रूप में प्रयोग करते हैं। पिछले पत्रों में यह बात थी, लेकिन इस पत्र में नहीं है। तभी मैडम लान ने कहा, ठीक है, अगर हम तुम्हारी बात पर यकीन करते हैं तो, लेकिन हम केवल महल के पहरेदारों के साथ कैसे जीवित रहेंगे? तभी विंग ने कहा, महिला सेना, यद्यपि वो युद्ध में भाग लेने के लिए अभी पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं है, फिर भी वो कुछ समय के लिए हमारी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। तभी रॉयल गार्ड ने कहा, महारानी क्वीन, हम अपना झंडा देखने के लिए दूरबीन से युद्ध के मैदान पर नजर रख रहे थे, लेकिन अब हमारा झंडा हटा दिया गया है और दुश्मनों के झंडे हमारे पोल पर लहरा रहे हैं। अब हर कोई डर गया और महारानी ने तुरंत विंग की कुछ बेईमानी के बारे में और जिद के खिलाफ जाकर जहरीली शराब तैयार करने का आदेश दिया। तभी विंग ने अपनी सीरियस और गंभीर आवाज़ में कहा, आई एम सॉरी महारानी, लेकिन सम्राट और किंग की अनुपस्थिति में मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ जो महत्वपूर्ण निर्णय ले सकता है, और यहाँ मैंने आदेश दिया है कि कोई भी आत्महत्या नहीं करेगा, और आप जो भी आदेश देंगे यह सब मेरे आदेश से खारिज हो जाएगा। रामलाल ने बहुत ही गुस्से में कहा, विभूषण। वहीं भूषण ने वहां से जाते हुए अपने विश्वस्त मंत्रियों को बुलाया और कहा, मेरे पास शाही आदेश था किंग का। सभी मंत्री वहां पहुंचे और उन्होंने क्वीन को वो किया। तभी विंग ने कहा, किसी भी घुसपैठ से बचने के लिए महल की ओर की सभी सुरंगें अवरुद्ध कर दो। महल की बची हुई सेना को भी तैयार रहने का आदेश दो। सभी ने क्वीन को वो किया और कहा, यस योर हाइनेस। वहीं महारानी के चैम्बर में लैनली ने अपनी चिंतित बहू की ओर देखा और अपनी कोल्ड आवाज में कहा, चूंकि आपने पहले ही तय कर लिया है कि हम कल सुबह नहीं जी पाएंगे, तो इस दुनिया से जाने से पहले अपने जीवन के पीछे का सच सुन लीजिए। वहीं जेनेलिया पहले तो अपनी सास को अपने कक्ष में देखकर चौंक गई। वे इस बूढ़ी औरत की ओर बड़ी सावधानी से देखने लगी। तब लैनली ने कहा, आपने मेरे बेटे से एक कोरा वादा लिया, उसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करके उसे अपने प्यार के साथ रहने से रोक दिया। लेकिन याद रखो, तुमने क्या मांगा था। तुमने बस इतना मांगा था कि वह तुम्हारे बाद दूसरी शादी ना करें। वहीं मैडम लान ने अपने मन में सोचा, अपने स्वार्थ के कारण बिना किसी खेद के उसने सर हिलाया। फिर उसने अपने मन में सोचा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ अपने और अपने बेटे के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए। तभी लैनली मुस्कुराई और पूछी, तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि तुम मेरे बेटे की पहली पत्नी हो? मैडम लान सदमे में आ गई। उन्हें अपनी सास की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन साथ ही वह उन्हें अनदेखा भी नहीं कर सकती थी। उसका चेहरा पेल पड़ा, क्योंकि उसे पता है लैनली कभी झूठ नहीं बोलती। उसने अविश्वासपूर्ण स्वर में कहा, नहीं, यह सच नहीं है, यह असंभव है। मैं सम्राट की पहली पत्नी हूँ। मैं ही एकमात्र हूँ जिससे उन्होंने विवाह किया। मैं इस साम्राज्य की एकमात्र महारानी हूँ। लैनली ने एक कोल्ड हंसी हंसी और ठंडी आवाज में कहा, अब भी तुम यह कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई कि तुम ही एकमात्र हो जिससे मेरे बेटे ने कभी प्यार किया। क्या तुम ऐसा कह सकती हो? लैनली जैसे पुरानी बातें याद आई, उसने कहा, आज भी एक ही व्यक्ति है जिससे मेरा बेटा प्यार करता है, और वो है वे हुआ, या मैं कहूँ तो लैन हुआ। जब मेरे बेटे को अपने पिता द्वारा आपके प्रति किए गए वचन के बारे में पता चला तो वह इतना क्रोधित हुआ कि वह इस साम्राज्य को त्याग कर अपने प्रेम के साथ दूर जाने को तैयार हो गया। लेकिन मैंने ही उसे रोका और
मुझे इसका कोई अफसोस नहीं। मैंने उसे शपथ याद दिलाई जो उसने राजा के रूप में ताजपोशी के दिन ली थी। उसने स्वीकार किया कि वह अपने साम्राज्य के लोगों को नहीं छोड़ सकता, सिर्फ इसलिए कि वह अपने जीवन में किसी स्थिति का सामना नहीं कर सकता था। मुझे लगा वह शांत हो गया और इस आश्वासन के बाद शादी को स्वीकार कर लिया कि वह बाद में अपनी दूसरी पत्नी के रूप में उससे शादी कर सकता है। लेकिन अपने पिता पर गुस्सा दिखाते हुए उसने अपनी सगाई की घोषणा वाले दिन ही उससे गुप्त रूप में शादी कर ली। वहीं जेनेलिया अपने जीवन का इतना बड़ा सच सुनकर नीचे बैठ गई। उसके पास अब खड़े होने की ताकत भी नहीं बची थी। तभी लैली ने आगे कहा, हालांकि यह शादी गुप्त रूप से हुई थी, लेकिन भगवान के सामने सभी रस्मों के साथ ठीक से हुई थी। कुरैन ने उसे अपने साथ इस महल में लाना चाहता था, लेकिन वह समय यहाँ आकर आपके राज्य और हमारे बीच युद्ध पैदा करके विनाश का स्रोत नहीं बनना चाहती थी। वह बिना किसी को बताए कुरैन के साथ उसके गुप्त महल में रही। कुरैन को जल्द ही आपका राज्य विरासत में मिला, क्योंकि आपके भाई की मृत्यु जल्दी हो गई थी और उसने आपके पिता को अपने अधीन रखा था, जिससे उसे यह शांति मिली कि वह अपनी पहली पत्नी को बिना किसी समस्या के महल ला सकता है। वांगजी का जन्म इसीलिए हुआ क्योंकि उसने सम्राट से अपनी पत्नी के रूप में अपने अधिकार मांगे थे, अन्यथा आप भी जानती हैं कि वह आपको इतने सालों तक नहीं छुआ। हम सभी जानते हैं कि वांगजी की कोई भाई बहन क्यों नहीं है। आपको लन कुरैन से वादा तो मिला था, लेकिन आपका वादा अप्रत्यक्ष रूप से निरस्त हो गया, जबकि वह स्पष्ट रूप से उसकी पहली पत्नी थी। लेकिन वो यहाँ नहीं आती क्योंकि वो घर में रहना चाहती थी, युद्ध के मैदान में नहीं। और उस मूर्ख महिला ने अपने पति के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान करने की सोची और हमारी ज़िंदगी से दूर चली गई। उसने उस पत्र में यह भी कहा कि अगर वो उसके प्यार का सम्मान करता है तो सच्चाई का खुलासा ना करे और ना ही उसकी तलाश करे। मैं एक बार उनसे सहमत हूँ कि उन्हीं की वजह से वह चली गई। जब वह तुम्हारे साथ होता था तो हमेशा निराश और गंभीर रहता था, क्योंकि वह तुम्हें अपने आसपास नहीं देख पाता। वह तुम्हें उस जगह को नहीं देख पाता जो सिर्फ उसकी थी। वहीं कुरैन के मन में तुम्हारे लिए जो सम्मान था, जो उसके अपने बच्चे की माँ और इस साम्राज्य की महारानी के लिए होना चाहिए था, यह वास्तव में तुम्हारी परवाह करता था और तुम्हारे बारे में चिंतित था, क्योंकि तुम इन वर्षों के दौरान उसके साथ ही रही, लेकिन एक दोस्त की तरह। वहीं मैडम लान को विश्वास नहीं हुआ कि वह किसी दूसरी औरत का जीवन जी रही थी और उसे अब उसी ने दिया था। ने विस्पर करते हुए कहा, यदि मैं उसकी जगह होती तो मैं कुरैन के जीवन में, इस महल में और इस साम्राज्य की महारानी के रूप में अपनी सही स्थिति के लिए जी जान से लड़ती। लैनली ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, तुम दोनों में यही अंतर है, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि उसने त्याग के नाम पर गलती की है। त्याग तभी सार्थक है जब उससे से कम उन सभी लोगों को शांति और खुशी मिले जिनके लिए आप दर्द सह रहे हैं। असली बलिदान तभी सार्थक होता है जब वह सही समय पर, सही व्यक्ति के लिए और सही कारण से किया जाए। इसके मामले में तीनों ही गलत है। मे बी अगर वह रुकती तो वह कुरैन के साथ बच्चे पैदा कर सकती थी। हो सकता है अगर वह रुकती तो वांगजी को साम्राज्य की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर पर उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके पास उसके दूसरे भाई बहन होते। संभावनाएं तो बहुत हैं, लेकिन एक बात मुझे यकीन है, आप नहीं बदली। आपने हर चीज़ का जीवन नरक बनाने के लिए सब कुछ किया होगा, अपनी ईर्ष्या के कारण नहीं, अपनी सत्ता के लालच के कारण। वहीं मैडम लान, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब मैडम लैनली के पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं था। उन्हें मैडम लान पर दया भी नहीं आई। फिर भी उन्होंने आगे कहा, आप
हमेशा विंग को नापसंद करती हैं। इसीलिए नहीं कि वह जनरल वे का बेटा है या वह शादी से पहले किसी राजघराने से ताल्लुक नहीं रखता था। आप उसे नापसंद करती हैं या उससे नफरत करती हैं क्योंकि वह उस वे हुआ से संबंधित है और आप ना तो बेहुआ को पता है कि अतीत में क्या हुआ था और ना ही उसके बेटे को, लेकिन फिर भी आपने उसकी ज़िंदगी को नरक बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। यह तो विंग का भाग्य है कि उसे वांगची मिला, बल्कि यह वांगची का दुर्भाग्य है कि उसे आप जैसी माँ मिली। परंतु ये वांगची का भाग्य ही है कि उसे विंग अपनी पत्नी के रूप में मिला। लैली वहाँ से उठी और जाने लगी। तभी मैडम ने पूछा, क्या आपको पता है वो कहाँ है? लैली ने अपनी आवाज़ को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, मुझे नहीं पता। जब वे जाने के लिए मुड़ी तो विंग को देखकर आश्चर्यचकित हो गई और उन्होंने कहा, आइन, तुम यहाँ क्यों आए हो? वहीं विंग ने दादी को वो करते हुए कहा, दादी जी और महारानी को मेरा प्रणाम। मैं महारानी को गुप्त आदेश दिखाने के लिए यहाँ आया हूँ। महारानी जेनेलिया 2 कारणों से कुछ भी जवाब नहीं दे सकी। एक तो यह कि पुस्तक में सम्राट और वांगची की मुहर थी और दूसरा यह उनकी अंतरात्मा उनका मजाक उड़ा रही थी कि अब वह विंग का खंडन करने वाली असली महारानी भी नहीं रही। वहीं लैली अपने मन में सोची, इन पिता पुत्र में हमेशा कोरे वादे करने के समान लान के गुण हैं। इनमें कम से कम एक तो इतना बुद्धिमान है कि इन वादों को करने से पहले भावनाओं में बहकर आवेग में आने के बजाय शांत मन से सोचेगा। लैली ने कहा, आप यहाँ पे अधिकारी के रूप में आए हैं आइन। आप कुछ भी कर सकते हैं जो सभी की भलाई के लिए हो। विंग ने नोट किया और वहाँ से चला गया। 1 घंटे के भीतर ही गार्ड आया और उसने विंग को बताया कि दुश्मनों का झंडा उतार दिया गया है और एक बार फिर उनका झंडा खंभे पर फहराया गया है। विंग ने राहत की सांस ली। ने लोगों और महिलाओं बच्चों को सुरक्षित घरों में रहने का आदेश दिया, जबकि रॉयल गार्ड्स और सेना को अलर्ट रहने को कहा ताकि दुश्मनों द्वारा पीठ पीछे कोई घात लगाने की स्थिति उत्पन्न ना हो। उसने पहले ही वांगची को एक पत्र भेजकर स्थिति की जानकारी दे दी थी। सब कुछ हो जाने के बाद विंग अपने बच्चों की देखभाल के लिए अपने कक्ष में गया, जिन्होंने आज कोई उपद्रव नहीं किया, मानो अपनी माँ की परेशानी में उसकी सहायता कर रहे हों। वांगची ने अपने सोते हुए बच्चों को देखा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अपने स्माइल के साथ कहा, मुझे आभास हो रहा है कि तुम्हारे पिता जल्दी आ रहे हैं। एक बार जब सारी अराजकता शांत हो गई तो सभी सो गए, जबकि गार्ड ने बारी बारी से महल की सुरक्षा और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा घरों की सुरक्षा विंग के तहत प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा की गई। हाँ, विंग ने अपनी गर्भावस्था के दौरान उन्हें प्रशिक्षित किया। फिर जब वह आगे नहीं बढ़ सका तो निर्देश दिए, जैसा कि विंग ने उम्मीद की थी। यह उनके दुश्मनों की वांगची और अन्य को कमजोर करने की योजना थी। इस बीच वांगची को विंग का पत्र मिला और उसे स्थिति के बारे में पता चला। अब वह स्थिति को जल्द खत्म करना चाहता है। जानकारी मिलने के बाद जियांग भी इस युद्ध में शामिल हो गया है। 3 दिन बाद विंग को वांगची का पत्र मिला, जिसमें कहा गया था कि यह वास्तव में उनके दुश्मनों का षड्यंत्र है। वांगची के पत्र ने विंग को यह भी आश्वासन दिया कि वो किसी भी तरह से हारने वाले नहीं हैं, बल्कि उन्होंने पहले ही राजा युन छाऊ और वेन रूहान को पकड़ लिया है। पत्र को पढ़ने के बाद विंग ने एक राहत की सांस ली और महसूस किया कि उसे थकान हो रही है। उसने मंत्रियों को तुरंत बुलाया। कुछ समय बाद सभी मंत्री वहां पहुंचे। उन्होंने आदरपूर्वक विंग को प्रणाम किया तो विंग ने कहना स्टार्ट किया, किंग ने उत्तर भेजा है। उन्होंने दुश्मनों को पकड़ लिया है, इसीलिए वो इस सप्ताह किसी भी दिन वापस आ जाएंगे। इसके अलावा हम आने वाले दिनों में किंग के जवाब की भी उम्मीद कर सकते हैं। हमारे लोगों को हमारी जीत की घोषणा करनी है। शाही रक्षकों को राजधानी की सीमाओं पर रहना चाहिए और नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए।
लेकिन उन्हें सैनिकों और किंग सम्राट जियांगचिंग के स्वागत के लिए भी तैयार रहना चाहिए। साथ ही उन परिवारों को मुआवजा राशि वितरित करने की तैयारी करें जिन्होंने इस युद्ध में अपने प्रियजनों को खो दिया है। सभी मंत्रियों ने फिर से बोल किया और कहा, श्योर हिज हाइनेस। उन्होंने विंग के आदेश को बताने के लिए वहां से चले गए। जब सभी लोग खुशी खुशी स्वागत समारोह की तैयारी कर रहे थे, तभी सम्राट कुरैन की तरफ से एक पत्र आया। इस पत्र में बताया गया था कि सम्राट की तरफ से भी जीत मिली है। उन्होंने राजा न्यू हुसैन के स्वागत की तैयारी करने के लिए कहा है। यह सब सुनकर महारानी ने राहत की सांस ली कि उसका बेटा और पिता सुरक्षित है। मैडम लान ने खुद को तैयारियों में ज़्यादा शामिल नहीं किया था, लेकिन आधे मन से ही सही उनका पर्यवेक्षण किया था और नकली मुस्कान से अपनी उदासी छिपाने की पूरी कोशिश करती है।